था बाघ बन गया था, नहा लिया तो फिर से ऋषि बन गया। पीछे इस शहर का नाम धीरे धीरे व्याघ्रसर से बगसर और अंत में जाकर के बक्सर हो गया। ठीक ना, इस प्रकार से इस बक्सर का नाम पड़ा। तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी के सेना का साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ठीक ना, तो ये तीनों मिल करके सुजाउद्दौला और एक और कौन था आपका मुगल शाह आलम था और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिल करके क्या हुआ कि पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध किया 1764 में। ठीक है, याद रखिएगा 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हो गई, हार गया। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कलायू के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया, रॉबर्ट कलायू के साथ समझौता कर लिया, हार। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे थे कि किस तरह से जो आपका 1757 के युद्ध में जो सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था, और उसके बाद वाले जो टॉपिक को हम लेकर के आए हैं, मतलब ये जो किस तरह से अंग्रेजी शासन की स्थापना यहाँ पे हुआ। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कैसे पड़ी, ये पिछला वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं कि आपको चालू कर दे रहे, बता रहे हैं। देखिए, दस्तक क्या होता है, ये दस्तक ऐसे बारे में उस वीडियो में बता चुके हैं। तो ये दस्तक जो था ना, एक प्रमाण पत्र था। ठीक है, जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। मतलब ये प्रमाण पत्र, मतलब वो दस्तक जब मिल जाएगा तो आपको कहीं चुंगी कर वर देना नहीं पड़ेगा, मतलब फ्री से आप व्यापार कर सकते थे। ठीक ना, इतना ही उसने मुंगेर में बंदूकों और तोपों का, ये भी हो गया था कि मुंगेर में अभी भी है बंदूक के फैक्ट्री जो स्थापित किया था, कारखाने की स्थापना की। आज भी आप मुंगेर में मीर कासिम द्वारा जो स्थापित जो निर्मित किला है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, ये बात क्वेश्चन थोड़ा दिया है, निसंदेह मीर कासिम द्वारा, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीर कासिम द्वारा जो उठाया गया कदम था, ठीक ना, इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला कर लिया। अब ये जब मीर कासिम टाइट किया, देखा कि ये तो भाई मतलब पूरा के पूरा मतलब लूटपाट मचा के रख दिया है, कोई करवर दे ही नहीं रहा है ना, तो इसको हटाने का फैसला सोच लिया सब। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता। अब मीर कासिम ये सोचा कि नहीं, अब वो मजबूत हो गया, एक को के हरा दिया तो अब उसका क्या हो गया कि हिम्मत बढ़ गया, हमको भी हरा सकता है। तो ये क्या किया कि सोचा कि अब हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तब उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब जो था ना सुजाउद्दौला, इसका मदद मांगा कि चलो भाई मदद करो। अब मदद ले करके तब क्या करेगा कि ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ, मतलब अंग्रेजी शासन नहीं, समझ लीजिए कंपनी शासन, अभी कंपनी है बक्सर, ये भी पढ़ दिए थे, इसे जानिए फिर से। ये जो है कहते हैं कि वेद मंत्र की रचना करने वाले बहुत से ऋषि यहाँ हुए, कहाँ? बक्सर में। इस स्थान को वेद गर्भ कहते हैं। ठीक ना, बक्सर जो था जहाँ पे ऋषि मुनि सब रहता था, अपना वेद मंत्र का रचना किया यहाँ पे रह करके, तो उसको वेद गर्भ कहा गया। ठीक ना, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास एक तालाब है, और वहीं पे गौरी शंकर का एक मंदिर है जहाँ पे एक तालाब है जिसका पहले नाम था अगसर। पहले उस तालाब के नाम था क्या थी? अगसर, अर्थात पाप को दमन करने वाला, पाप को कुचलने वाला। ठीक ना, आप पाप को किया ये अगसर में नहाइए, ठीक हो जाइएगा। कहते हैं कि वेदशिरा नाम के एक ऋषि ने, ठीक ना, दुर्वासा ऋषि को उकसाने के लिए व्याघ्र का रूप बनाया, व्याघ्र मतलब बाघ के रूप बनाया। इस पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने उन्हें शाप दे दिया, मतलब श्राप दे दिया। किंतु व्याघ्र तालाब में नहाने से वेदशिरा अपना असली रूप पा सका, उसी में नहाया तो असली रूप में फिर क्या हो गया, वो आ गया जब बाघ बन गया था। तब से इस तालाब का नाम पड़ा व्याघ्रसर। व्याघ्रसर मतलब कि इसमें नहा लिया, जो ऋषि था बाघ था, बाघ बन गया था, नहा लिया तो फिर से ऋषि बन गया। पीछे इस शहर का नाम धीरे धीरे व्याघ्रसर से बगसर और अंत में जाकर के बक्सर हो गया। ठीक ना, इस प्रकार से इस बक्सर का नाम पड़ा।
तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी के सेना का साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, ठीक ना। तो ये तीनों मिल करके सुजाउद्दौला और एक और कौन था आपका मुगल शाह आलम था और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिल करके क्या हुआ कि पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध किया 1764 में, ठीक है, याद रखिएगा 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हो गई, हार गया। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कलायू के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया, रॉबर्ट कलायू के साथ समझौता कर लिया, हार गया, समझौता कर लिया। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब देखिए समझौता ये किया कि अब जो है ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब वहाँ का सभी जो भी एक्टिविटी होगा, कार्यकलाप, टैक्स फैक्स उसूलना अग्रसर से बक्सर और अंत में जाकर के बक्सर हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से इस बक्सर का नाम पड़ा। तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी के सेना का साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, ठीक ना। तो ये तीनों मिल करके सुजाउद्दौला और एक और कौन था आपका मुगल शाह आलम था और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिल करके क्या हुआ कि पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध किया 1764 में, ठीक है, याद रखिएगा 1764 में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हो गई, हार गया। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कलायू के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया, रॉबर्ट कलायू के साथ समझौता कर लिया, हार गया, समझौता कर लिया। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब देखिए समझौता ये किया कि अब जो है ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब वहाँ का सभी जो भी एक्टिविटी होगा, कार्यकलाप, टैक्स फैक्स उसूलना सब मतलब उसके हाथ में चला गया। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, ठीक ना। इस तरह कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। देखिए किस तरह से अपना वर्चस्व फैलाते जा रहा है। अब ये वीडियो उन्हीं को ज़्यादा समझ में आएगा जो वीडियो पीछा वाला देखे होंगे, ठीक है। 18वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश लाए गए सोने और चांदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ से जो रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वो सोना चांदी देता था, लेकिन जैसे जैसे अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया, अब विस्तार कर लेगा तो अब समझ लो खुद मालिक बन जाएगा, तो अब सोना चांदी देने की ज़रूरत नहीं होगा। अब जितना सोना चांदी दिया होगा फिर वो ले लेगा। कैसे, तो यहाँ के सामान कच्चा माल कम दाम में ले जाएगा, अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाएगा, वहाँ यहाँ बेचकर अब फिर पैसा वापस कर लेंगे। देख लीजिए किस तरह से। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी। अब मान लीजिए सोना चांदी दे करके वो सामान खरीद रहा है, अब वहाँ कमी होने लगा तो कुछ तो टैक्स लगाएगा ना। अब इस तरह से पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था, यहाँ तक कि वहाँ के सरकार ने भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था। अब वहाँ की सरकार कहा था कि नहीं, अब सोना चांदी हम नहीं देंगे, दूसरा कोई विकल्प ढूंढो, अब सोना चांदी से सामान मत खरीदो, जैसे खरीदना है उसे खरीदो। तो यहाँ जो भी सब था तो इस तरह से अपना साम्राज्य फैलाने लगा कि फ्री में जहाँ जहाँ पैसा देना है वहाँ नहीं देंगे पैसा, इसी तरह से क्या करेंगे कि व्यापार करेंगे। बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। इससे होने वाले मुनाफे से वे भारत के सामान खरीद कर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, ठीक ना। अब चांदी लाने की ज़रूरत नहीं रह पाया। इस तरह से अब बगैर अपना कोई पैसा लगाए, ठीक ना, अब कोई पैसा बिना मतलब कोई पैसा नहीं लगाना है, वे भारत के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीद कर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। अब जितना भी टैक्स फैक्स देना था वो सब कुछ सब खत्म हो गया। आप समझ लीजिए कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये मालिक बन गया। प्लासी की युद्ध की विजय के बाद अगर वे चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे। कई बार लाइन को रिपीट कर दिया। वो जब प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला को हराया था तो वो चाहता तो उसी समय यहाँ के शासन प्रणाली का कमान अपने हाथ में ले लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, ठीक ना, क्योंकि उतना से काम इसको चलता नहीं, गड़बड़ा जाता, बहुत टेक्निक से काम लिया था।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया शासन चलाने के पचड़े से बच करके कि शासन चलाने फलाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी कुछ और मालामाल हो जाने दीजिए। ये पचड़े से बचकर उन्होंने व्यापार करना और धन कमाने का सिलसिला कंटिन्यू मतलब चलाते रहा, जारी रखा। लेकिन बंगाल विजय के पश्चात लेकिन जैसे वो बंगाल को जीत गया, भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर अपना क्या कर दिया, कब्जा जमाने के प्रयास में लग गया। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर भी कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को भी अपनाया। ज़्यादातर राज कंपनी के सैनिक भक्ति से डरकर, सैनिक के भक्ति से डरकर उसकी बातें मानने को तैयार हो गया था, क्योंकि ये तो जीत गया था, कई युद्ध, तो अब डर रहा था सब। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उसके साथ सहायक संधि की समझौता कर लिया। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी अगर दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक जो था अवध का नवाब था। ये दूसरा मतलब ये क्या कर दिया कि सहायक संधि किया था। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को रेजिमेंट कहा जाता था, ठीक ना, रेजिडेंट, रेजिमेंट नहीं, रेजिडेंट उस अधिकारी को कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से ही कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी। रेजिडेंट के माध्यम से ही उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा, किसको कौन पद देना है, आदि चीज़ें भी कंपनी अफसर ही तय किया करते थे। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी के चालों को समझा। अब चाल को समझ करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत अब देर हो चुका है। जो उसका विरोध करने वाला था उसी को धोखा से हरा दिया। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। आइए कुछ ऐसे ही भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डटकर कंपनी का क्या किया, सामना किया, मुकाबला किया। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य जो वर्तमान में कर्नाटक है, उस समय काफ़ी समृद्ध था। उस समय जो ये मैसूर था राज्य, ये काफ़ी समृद्ध था, भरा पूरा था एवं ताकतवर था। वहाँ हैदर अली जो 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया एवं उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, ये 1782 से लेकर 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, जो मालाबार का तट था केरल में, ठीक ना, वहीं से काली मिर्च और इलायची जो खरीदती थी मैसूर के ही नियंत्रण में था। 1785, ठीक ना, में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। अब टीपू सुल्तान क्या किया कि उसके अंदर में जितना भी बंदरगाह था उस सब से, उस जगह से आप चंदन के लकड़ी, काली मिर्च और इलायची को नहीं ले जा सकते हैं, मतलब निर्यात नहीं कर सकते हैं, भेज नहीं सकते दूसरे जगह। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की। अब टीपू सुल्तान यहाँ चाल चलेगा और ये फ्रांस वाला से मित्रता करेगा और फ्रांस से मित्रता करके ये कंपनी से लड़ेगा और कंपनी का ये मुकाबला करेगा और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। अब देखिए वो भी तो मान लीजिए कि अंग्रेज़ का, क्योंकि अंग्रेज जो कंपनी था वो उसको भी लड़ करके यहाँ से भगाना चाह रहा था फ्रांसीसी को, तो फ्रांसीसी ऑलरेडी कंपनी का दुश्मन था ही। तो ये टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से क्या किया कि मदद मांगा। उसके इन कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया। अब भाई ज़्यादा मजबूत हो गया है कंपनी ना, क्योंकि बढ़िया को हरा दिया, तो अब बाद में क्या कर सकता है सब। जान लीजिए तनका टीपू के बारे में। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। टीपू सुल्तान का जो किस्सा कहानी जो प्रचलित है उसमें टीपू सुल्तान के कहानी के बारे में तनका मतलब इसके ताकत के बारे में कि हाँ भाई इतना ताकतवर था।
खूब चर्चा किया गया है, यशगान किया गया है। 1782 ईस्वी में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है। 1782 में ये सुल्तान बने थे कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। फ्रांसीसी दोस्त के साथ ये क्या किया था व्यक्ति टीपू सुल्तान की, वहाँ पे कई जंगल उंगल में शिकार करने, वहाँ एक शेर उसके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उनको क्या कहा जाने लगा, शेरे मैसूर कहा जाने लगा। शेरे मैसूर, शेर को मार दिए था, शेरे मैसूर नाम पड़ गया। टीपू की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर का शासन पुराने जो बोडियार राजवंश था वो बोडिवार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। टीपू सुल्तान को हरा करके आज जो टीपू सुल्तान जो पहले कब्जा किया था, अब पहिलका राजा बोडियार जो राजवंश था उसके हाथ में दे दिया कि ले भाई तू चलाओ, का है तो वो अब उसका बात मानेगा। मैसूर राज्य के कुछ इलाके कंपनी ने हथिया लिया। अब मैसूर इलाका का कुछ जो अब वही इलाका अपनाया होगा जिसमें उसको ज़्यादा फायदा होगा, हथिया लिया और वहाँ का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। अब अंग्रेज और मराठा के बीच में अब संघर्ष जानेंगे, ठीक ना, कि अंग्रेज और मराठा के बीच में कैसे संघर्ष हुआ, वही सीन दिया हुआ है वहाँ पे। मराठों के बारे में अब कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। कंपनी ने आगे मराठों की ओर ध्यान दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। दिक्कत की बात यही था, इनकी बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में था। ये सब अलग अलग यहाँ पे शासन कर रहा था, सब अलग अलग राजा का वंश था सब। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुखों की आपसी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया। अभी देखा ये सब की अपने में नहीं बनता है तो हम तो फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमज़ोर कर दिया। अंततः 1817 से 19 2 साल के में युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभाव अधीन हो गया। अब मराठों को भी अपने में मिला लिए। अब कंपनी और पंजाब के बारे में जानिए। अब कंपनी का ध्यान जो था ना पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की ओर गया, ठीक ना। अब पंजाब में रणजीत सिंह जो अपना शासन कर रहे थे तो अब उधर गया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। किनका? रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के जीवन काल में ही उनके राज्य के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया। ये भी थे ही तब, लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में क्या हो गया? असफल हुआ। जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक ले कंपनी इनके राज्य को हथिया नहीं पाया। रणजीत सिंह की जैसे ही मृत्यु हुआ उसके बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई, सब गड़बड़ सरबड़ हो गया। इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 ईस्वी में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर पंजाब को भी नियंत्रण में ले लिया। अब विलय नीति देखिए कैसे अब अपनाया। सीधे युद्धों के अलावा सीधे युद्ध भी किया, अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू कर दिए। विलय नीति, ठीक ना, विलय नीति सबको मिलाने का नीति भी ऐसा ही एक बहाना था। विलय करने की नीति भी जो था एक उसी प्रकार का एक क्या था? बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई, अगर मान लीजिए कोई शासक का मृत्यु हो जाती थी तो उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। अब देखिए ये बात कर दिया कि अगर राजा है और राजा का बेटा उटा नहीं आता, राजा मर गया तो चलो वो राजपाट क्या मेरे अधीन आ जाएगा, ठीक ना, उसके मालिक हम हो जाएंगे। तो इसको बोला गया विलय नीति। इस नीति के तहत 1848 ईस्वी, देखिए कैसे कैसे अब जा रहा है 57 के क्रांति की ओर। 48 ईस्वी से 56 ईस्वी के बीच भारत के कई राज्य 17, अब देखिए कौन कौन सा राज्य है? 17 संबलपुर है, संबलपुर नहीं है, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। अब झांसी का भी तो लड़ाई, झांसी की रानी लड़ी, उनका भी गोद ले ली थी, उनके पति का मृत्यु हो गया तो कोई नहीं था शासन करने के लिए, तो एक दत्तक पुत्र मतलब कि गोद लिए थे लड़का के, तो उसके लिए युद्ध हो गया, वो लड़ी और मारी भी गई। देखिए कंपनी हुकूमत की स्थापना। अब जानिए
इस प्रकार 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। पूरे भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। जरा सोचिए कि 1600 ईस्वी में स्थापित एक कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही, ठीक ना। तो ये ज़्यादा कूटनीति के माध्यम से लिया ना। आइए उसकी सफलता के कुछ कारणों पर विचार करें। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ। औरंगजेब 1707 में मर गया। उसके बाद नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इसमें आपसी तालमेल का अभाव था, सब आपस में कोई तालमेल नहीं था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य में का विस्तार करना चाहता था। एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य एक एक कर आसानी से कंपनी के हाथों से पराजित होती गई। यही कारण था। एगो कंपनी के सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थे, ये भी बात था। भारतीय सैनिकों की तुलना में उसे नियमित रूप से अभ्यास कराया भी जाता था, रेगुलर ढंग से उसका एक्सरसाइज जो भी होता था। भारतीय सैनिकों की तुलना में वह अधिक अनुशासित भी थे। अनुशासन था मतलब आज्ञा का पालन करने वाला, और उन्हें नियमित रूप से वेतन भी मिलता था। कंपनी को नियमित रूप से वेतन नहीं दीजिएगा तो लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई में हरवा देगा, और वो अपना देता था। अपना लाभ सर्वोपरि। इसमें देखा कि नहीं, अपना यहाँ पे के जो राजा था ना कि दो बाकी से मतलब नहीं रहता था, अपना फायदा के फेर में सब अपन अपन खिचड़ी अलग अलग पका रहा था। आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों के देश में व्यापार करने आई थी, किस प्रकार उसने यहाँ के आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ के आर्थिक संसाधनों से लाभ उठाते हुए इस देश के शासक कब करके बन बैठा। इस देश का शासक बनने के बाद इस देश में वस्तुओं के उत्पादन और उससे होने वाले मुनाफे को कंपनी अपने ज़रूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। आइए इसे एक उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारतीय कंपनी भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रही थी, ठीक ना। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े के कारखाने लग गए तो वहाँ का बना कपड़ा और दूसरे सामान भी भारत में बेचने लगी। भारत से वे कपास खरीद कर, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, अपने देश के कारखानों में बेचती। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगाकर उन्हें दूर दूर भेजती, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, और उसी फसल को उपजाता था जो नकदी था, ज़्यादा पैसा मिलता था इसका, ठीक ना, और न तुरंत पैसा मिल जाए। कॉफ़ी आदि। इसके अलावा कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। जोर जबरदस्ती करके कम पर माल खरीदने की कोशिश करता था। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। कंपनी किसानों से भी ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती। यह सब किस प्रकार हो रहा था, यह आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। कंपनी के आड़ में राज्यों के लूट खसोट धोखाधड़ी मची हुई थी, ठीक ना। और इस प्रकार से यह अपना शासन करने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो अब जानिए 1857 की क्रांति। 56 तक तो बात हो गया, अब आगे जानेंगे हम 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। रोका ना ने, खाली रोको कम। अब जानेंगे कि 1857 का विद्रोह, ठीक है। ये क्रांति नहीं है, ये विद्रोह ही है, ठीक ना। आइए 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है।